गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमबीए सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इस सब्जेक्ट की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं अक्टूबर 2023 का। इसके पहले हमने अप्रैल 23 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे चैनल पर दिया हुआ है 3 पार्ट में। अभी हम अक्टूबर 2023 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जितना हो सकेगा उतना मैं इस पार्ट में कवर करने का प्रयास करूंगी, और जितना रहेगा उतना मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर कर दूंगी। तो देखिए, ये वीडियो 2 या फिर 3 पार्ट में हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है एमबीए के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सेमेस्टर सेकंड की। 202 उसका सब्जेक्ट कोड है। 2.5 आवर्स का टाइम होता है। 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर होती है। और यहाँ पर आप सिंपल कैलकुलेटर मतलब नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस के लिए मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10 मार्क्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस और में दिए जाते हैं। तो आप जो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंपलसरी है। 10 मार्क्स के लिए आपको जो आंसर है वो आंसर इन 1 सेंटेंस देना होता है। 2 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 शॉर्ट नोट सॉल्व करनी होती है। तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो थियरी का है। इसके आगे सभी प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया था, तो ऑपरेटिंग इनकम ऑफ मेसर्स राहुल एंड एसोसिएट लिमिटेड अमाउंट्स टू 1,86,000. It pays 35% tax on its income. Its capital structure is as given: 14% debenture of rupees 5 lakh, 15% preference shares of rupees 1 lakh, equity shares of 100 each 4 lakh। मतलब उनका डिबेंचर्स में 5 लाख है, 15% शेयर्स का जो कैपिटल है वो है 1 लाख, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख। अभी हमें क्या क्या निकालना है, हमें पूछा गया है डिटरमाइन द फर्म्स ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। सेकंडली पूछा गया है डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएट विथ 30% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज इन ईबीटी, सॉरी ईबीआईटी मतलब इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है, उसमें अगर 30% इंक्रीज हुआ या फिर 30% डिक्रीज हुआ तो अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज होगा। देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एट करंट लेवल, और करंट लेवल की फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री पूछी गई है। तो हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। मतलब जो ये गिवन इंफॉर्मेशन है वो एक कॉलम में आएगी, और 2 कॉलम में हमें कंडीशन डालनी है कि 30% इंक्रीज एंड 30% डिक्रीज। तो इस तरह से हम क्या कॉलम करेंगे, तो हम फर्स्ट कॉलम जो है वो पर्टिकुलर का करेंगे, सेकंड कॉलम जो है वो स्टैंडर्ड का करेंगे। स्टैंडर्ड मतलब जो हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है तो उसके अनुसार हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए सेकंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम जो है वो 30% इंक्रीज इन ईबीटीआई। फोर्थ कॉलम जो होगा हमारा वो है 30% डिक्रीज इन ईबीटीआई। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने साइज बढ़ा दी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कौन साइज। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट फिगर दी गई है वो है उनकी ऑपरेटिंग इनकम की। तो ऑपरेटिंग इनकम जो है मेसर्स राहुल एंड एसोसिएट का 1,86,000 है, और वो 35% इनकम टैक्स पे करते हैं। तो ये जो है 1,86,000 ये क्या है, तो ये है इनका ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम इसको बोलते हैं ईबीआईटी। तो ये जो है ईबीआईटी
वो दिया गया है 1,86,000, ये हम पहले स्टैंडर्ड के कॉलम में लेंगे। अभी नेक्स्ट कॉलम है हमारा 30% इंक्रीज इन ईबीटीआई, सॉरी ईबीआईटी। तो 1,86,000 में हम 30% ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये अमाउंट आई है 2,41,800। एंड नेक्स्ट कॉलम है हमारा 30% डिक्रीज इन ईबीआईटी। तो 1,86,000 में से हम 30% माइनस करेंगे, 30% इसी के ऊपर निकालेंगे और वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आई है 1,30,200। अभी हमें इंटरेस्ट माइनस करना है। जो इंटरेस्ट होता है वो डिवेंचर के ऊपर है। तो डिवेंचर कितने परसेंट के है? 14% के है, और डिवेंचर की अमाउंट है 5 लाख। तो हमें 5 लाख के ऊपर 14% जो है इंटरेस्ट माइनस करना है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 14% ऑन 5 लाख, मतलब हर एक कॉलम में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो सेम आएगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो हर एक कॉलम में हमने लिखा 70,000। अभी इनकम बिफोर टैक्स ईबीटी वो आया है 1,16,000, देन 1,71,800 एंड 60,200। तो हमने ये तीनों कॉलम में जो माइनस करके फिगर आई है वो लिख दी। अभी हमें टैक्स निकालना है 35%। तो टैक्स जो होता है 35% वो हमें ईबीटी मतलब इनकम बिफोर टैक्स के ऊपर निकालना होता है। तो यहाँ पर हम 1,16,000 के ऊपर 35% निकालेंगे, वो आया 40,600। यहाँ पर 1,71,800 के ऊपर 35% निकालेंगे, वो आया 60,130। और यहाँ पर 60,200 के ऊपर 35% निकालेंगे, वो आया 18,060। अभी लेस करने के बाद EAT जो आया है इनकम आफ्टर टैक्स वो आया है 75,400, then 1,11,670 and 42,140 हमने ये माइनस करके निकाला है। यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके ये निकाला है, और यहाँ पर ये दोनों का माइनस करके ये निकाला है। अभी हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। तो अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस इज इक्वल टू ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम कहाँ से लेंगे? तो हमारा जो कैपिटल है वो कितना है? 4 लाख है, और हर एक शेयर कितने का है? 100 का है। तो हम 4 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स आए। तो 4,000 से हमें हर एक अमाउंट को ईएटी को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 75,400 को 4,000 से डिवाइड किया, अर्निंग्स पर शेयर आया ₹18.85 पर शेयर। यहाँ पर हमने 1,11,670 को 4,000 से डिवाइड किया, तो अर्निंग्स पर शेयर आया 27 पर शेयर। यहाँ पर हमने 42,140 को 4,000 से डिवाइड किया, तो अर्निंग्स पर शेयर आया है ₹10.53 पर शेयर। इस तरह से हमने अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट किया। अभी हमें कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ पर करंट पोजीशन के लिए पूछा है, मैंने सभी के कॉलम में कर लिया है कैलकुलेशन। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी मीन्स इनकम, या फिर अर्निंग्स आप उसको बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग्स बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर हमने ईबीआईटी की अमाउंट ली एंड ईबीटी की अमाउंट ली। तो यहाँ पर डिवाइडेशन किया है 1,86,000 को 1,16,000 से डिवाइड किया 1.60। यहाँ पर 2,41,800 को 1,71,800 से डिवाइड किया 1.41। और यहाँ पर 1,30,200 को 60,200 से डिवाइड किया 2.16। तो इस तरह से हमने ईपीएस भी निकाला और फाइनेंशियल लीवरेज भी निकाला, और जो कंडीशन थी उसका भी कैलकुलेशन किया। तो आप टेबल फॉर्म में इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है, और वन साइड सभी सॉल्यूशन समझ में भी आ जाता है, डिफरेंस भी समझ में आ जाता है। तो हमने इस तरह से टेबल फॉर्म में कैलकुलेशन किया है, ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ है, ये सॉल्यूशन है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर इसी का और का है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी को और पूछा गया क्वेश्चन था।
Mr. Supriya Associates are considering new project for which investment data given below. कैपिटल आउटले दिया गया है 2 लाख का, डेप्रिसिएशन है 20% का, और फोरकास्टेड एनुअल इनकम बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन बट आफ्टर चार्जिंग ऑल चार्जेस, वो फर्स्ट ईयर से लेकर 5 ईयर तक का दिया है और टोटल दी गई है। और हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, एंड IRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम पे बैक पीरियड निकालेंगे। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमने कैश फ्लो जो था ये 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000 एंड 40,000 ये हमने लिखा, और क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाला, मतलब फर्स्ट ईयर का 1 लाख, सेकंड ईयर का 1 लाख में ये 1 लाख ऐड करके 2 लाख, थर्ड ईयर का 2 लाख में 80,000 ऐड करके 2,80,000, फोर्थ ईयर का 2,80,000 में 80,000 ऐड करके 3,60,000, एंड फिफ्थ ईयर का 360 में 40,000 ऐड करके 4 लाख आया है। तो देखिए, जो पे बैक पीरियड मेथड होती है उसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट होती है वो कितने साल में रिटर्न मिलती है वो ये निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख की, तो हमारे 2 लाख कहाँ पर रिकवर हुए? अरे सेकंड ईयर में रिकवर हो गए। देखिए यहाँ पर सेकंड ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना आया है हमारा? 2 लाख का आया है, मतलब 2 साल में ही हमारे पैसे क्या हुए हैं? रिकवर हुए हैं। तो पे बैक पीरियड कितना ईयर का हुआ है? 2 ईयर्स का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है पे बैक पीरियड कितना ईयर का है, इज इक्वल टू 2 ईयर्स। अगर आपको यहाँ पर 2 लाख पूरी अमाउंट नहीं रिकवर होती, नेक्स्ट ईयर में जाती, तो यहाँ पर हमें एक और कैलकुलेशन करना होता, लेकिन एब्सोल्यूट 2 लाख सेकंड ईयर में रिकवर होते हैं। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना आया है? 2 ईयर्स का आया है। अभी हमें सेकंड कैलकुलेशन करना है। सेकंड कैलकुलेशन जो पूछा गया है वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर दो तरीके से पूछते हैं, एक तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पर पूछते हैं या फिर ओरिजिनल पर। यहाँ पर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर पूछा गया है, तो हम सेकंड कैलकुलेशन कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मूला है एनुअल एवरेज नेट अर्निंग अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इस तरह से हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, अभी यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। अभी एनुअल एवरेज नेट अर्निंग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जो टोटल अर्निंग है हमारे 4 लाख की उसको 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वो 5 ईयर्स की अर्निंग है। तो हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारी एवरेज एनुअल अर्निंग कितनी आई? 80,000 आई। अभी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है हमारी प्रॉब्लम में दी गई है 2 लाख की, यहाँ पर देखिए 2 लाख है, तो 2 लाख ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हुई, इनटू 100 करना है। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इस तरह से निकाला, 80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो उसका आंसर आया है 40%। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 40%। अभी हमें IRR निकालना है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमने पहले कॉस्ट ली, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कैपिटल कॉस्ट वो ली, वो है 2 लाख की। देन एवरेज इनफ्लो लिया, मतलब जो यहाँ पर हमने अर्निंग निकाली थी ना वो ली 80,000 की एनुअली। देन पे बैक पीरियड जो है वो कितना आएगा? तो 2 लाख को 80,000 से डिवाइड किया, 2 लाख को 80,000 से डिवाइड किया, तो ऑन एन एवरेज वो कितनी आई? 2.5 ईयर्स आई है, 2.5 ईयर्स। तो यहाँ पर जो होता है हमें डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो एज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो एज्यूम किया 35%, पहले एज्यूम किया 35% से हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो जो हमारी वैल्यू थी वो थोड़ी सी कम आई 2 लाख से। फिर हमने 33% से कैलकुलेशन किया, तो अभी आप बोलेंगे कि ये 35 33 कहाँ से आया? तो ये एजम्पशन है, या फिर आप जो डिस्काउंटेड फैक्टर होता है उसका जो रो होती है वहां से भी आप ये कैलकुलेशन ले सकते हैं, लेकिन जनरली 2.5 है तो 3 से ऊपर मतलब 30% के ऊपर
का ही डिस्काउंटेड फैक्टर होगा, तो मैंने आप यहाँ पर 30% पे एज्यूम करके कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, लेकिन मैंने 35% पहले एज्यूम किया और बाद में उसका जो आंसर था वो कम आया, 2 लाख से कम आया, तो मैंने 33% मतलब कम करके देख लिया, तो 33% में भी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा 2 लाख से ज्यादा आया। तो मैंने यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो आंसर है वो बताया है कि ये 34% है, क्योंकि 35% कम होता है, 33% ज्यादा होता है, तो दोनों के बीच का जो परसेंटेज है वो 34% है। तो मैंने यहाँ पर 34% इस तरह से आंसर लिख दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो जो भी आप डिस्काउंटेड फैक्टर लेंगे उसका मैंने एक बार आपको कैलसी के ऊपर कैलकुलेशन करके दिखाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मतलब इसके पहले की जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो है वहां पर मैंने ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर होता है वो कैसे निकालना होता है कैलसी पर करके दिखाया है। यहाँ पर अभी सिर्फ आपको बताने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है पहला कॉलम होता है ईयर का, तो मैंने फर्स्ट कॉलम ईयर का लिया, सेकंड कॉलम मैंने डिस्काउंटेड फैक्टर का लिया, यहाँ पर 35% एज्यूम किया है। तो ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है 0.741, ये कैसे आया है वो बताती हूँ। अगर आपने 35% एज्यूम किया है तो आपको 1 को 1 डिवाइडेड बाय 1.35 इस तरह से करना होता है। तो हमने किया 1 डिवाइडेड बाय 1.35, तो हमारा आंसर आया 0.741। अभी आपको क्या करना होता है, कैल्सी के ऊपर जो इज इक्वल टू का साइन होता है वो प्रेस करना है। तो एक बार आपने प्रेस किया तो आपका आंसर अभी आया सेकंड टाइम में 0.549। वंस अगेन आप उसको इज इक्वल टू के साइन को प्रेस कीजिए, आपका आंसर आएगा 0.406। वंस अगेन आप इज इक्वल टू को साइन को प्रेस कीजिए, आंसर आएगा 0.301। और अगेन इज इक्वल टू को साइन को प्रेस कीजिए 0.223। मतलब आपको जितने साल का निकलना है उतनी बार आपको इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। फॉर्मूला एक ही बार लिखना है फर्स्ट टाइम 1 डिवाइडेड बाय 1.35 और सिर्फ इज इक्वल टू का साइन प्रेस करते जाना है, जितने साल का आंसर चाहिए उतने साल तक, मतलब उतनी बार। तो इस तरह से हमने ये डिस्काउंटेड फैक्टर निकाल लिया। कैश इनफ्लो का सेकंड कॉलम होता है, यहाँ पर हमारी जो कैश इनफ्लो हमें प्रॉब्लम में दी गई होती है वो हमने लिखी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब डिस्काउंटेड फैक्टर को कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये आंसर आया 74,100, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आया 54,900, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आया 32,480, इसका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आया 24,080 एंड इसका मल्टीप्लिकेशन करके 8,920। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया है तो इनकी हमने टोटल की, तो ये जो टोटल है वो आई 1,94,480। तो ये जो है वो 2 लाख से कम है। तो हमने क्या किया, जो डिस्काउंटेड फैक्टर है वो 2 से कम कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने 33% लिया। तो 33% लेने के बाद हमें कैलकुलेशन कैसे करना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.33 और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, तो आंसर आया 0.5752। वंस अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, आंसर आया 0.565। वंस अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, आंसर आया 0.425। वंस अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है 0.32। वंस अगेन इज इक्वल टू का साइन प्रेस किया 0.24। अगर टाइम होगा तो मैं दिखा दूंगी आपको कैसे करते हैं। मैंने इसके पहले के भी वीडियो में कैल्सी आपको शो करके दिखाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी वंस अगेन हमने कैश फ्लो लिया, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करके ये आंसर आया है प्रेजेंट वैल्यू का। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला हर एक कॉलम में। तो इनकी टोटल की, जब प्रेजेंट वैल्यू की टोटल की तो वो आई 2,09,000। मतलब अगर हम 35% डिस्काउंटेड फैक्टर लेते हैं तो 2 लाख से कम आता है, और 33% लेते हैं तो 2 लाख से ज्यादा आता है। तो हमने यहाँ पर ये दोनों के बीच में का जो परसेंटेज है, मतलब हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बिटवीन 35% एंड 33% है, सो दैट इज 34%। तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आया 34%।
तो इस तरह से हमने ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व किया। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में का ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो लीवरेज के ऊपर था, ईपीएस निकालना था और कंडीशन भी दी थी। और सेकंडली हमने इसको जो और दिया गया था वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। पे बैक पीरियड निकाला पहले, बाद में रेट ऑफ रिटर्न निकाला ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर, और बाद में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में ये दो प्रॉब्लम कवर की है। बाकी के जो प्रॉब्लम है वो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में मैं कवर कर दूंगी। यहाँ पर हमारा ये दो प्रॉब्लम से क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 4 एंड 5 बता दूंगी। थैंक यू।